हेलो और आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल चैनल। मेरा नाम प्रतीक है और मैं आपको वेलकम करता हूँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएसई के एक और एग्जाम के बारे में जो यूपीएससी ने कंडक्ट की थी, जिसका नाम था यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जाम इन 2024। जी हाँ दोस्तों, 2024 के अंदर यूपीएससी के द्वारा जियो साइंटिस्ट की एग्जाम कंडक्ट की गई थी। इंटरेस्टिंगली इस एग्जाम के अंदर एक स्पेसिफिक डोमेन जियो साइंटिस्ट के लिए एग्जाम थी, पर उसमें जीएस का भी एक पेपर था और जीएस में बहुत ही बेहतरीन तरह से हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस पूछे गए। कहने की बात ये थी कि यूपीएससी 2024 के अंदर किस तरह का एटीट्यूड रखेगा, वो थोड़ी बहुत चीजें हमको समझ में आ रही थी ये पेपर देख के, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर देखा, इसके अंदर हिस्ट्री के और कल्चर के क्वेश्चन एनालिसिस किए गए, तो मुझे लगा कि शायद तक ये ट्रेलर ना हो। सर, ट्रेलर किस बात के लिए कि 26 मई 2024 के दिन आपकी जो प्रीलिम्स की एग्जाम होने वाली है, क्या उस दृष्टिकोण से हमें अपना अप्रोच को रखना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी के अंदर से कितने सवाल आ रहे हैं, नॉन एनसीईआरटी से कितने आ रहे हैं और कितनी डेप्थ के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप अपने पास थोड़ी बहुत सोर्स मैपिंग भी कर दीजिए, 80 डेज के अंदर आगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हिस्ट्री कल्चर को लेके, उससे भी एक हमको रुझान समझ में आएगा। पर ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन, जहां हम लोग लाइव क्लासेस देखते हैं, प्लस क्लासेस हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। खासियत यह है कि आपको सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ प्लस के अंदर मिलेगा। मेंस की, प्रीलिम्स की कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस, क्रैश कोर्स, यानी इसके साथ-साथ आपको सीसेट का कोर्स, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू विल गेट अंडर द अनअकैडमी एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको सब कुछ मिल जाएगा एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ। अभी अगर आप ये कोड यूज़ करोगे पीएन लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करवाया जाएगा। ये पीएन लाइव कोड यूज़ करने के बाद आपको 50% डिस्काउंट प्लस 6 मंथ्स का एक्सटेंशन है। नई बैचेस हमारी शुरू हो रही है प्रीलिम्स के लिए, खास करके क्रैश कोर्स की सीरीज, रिवीजन की कोर्सेज और साथों साथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज। तो आप जरूर से जुड़िए। इंग्लिश की बैचेस है, हिंदी की बैचेस है, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको बाइलिंगुअली पढ़ाएंगे। एक्सक्लूसिव इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो एक्सक्लूसिव इंग्लिश के अंदर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये कोड को जरूर से यूज करिएगा, पीएन लाइव। इनफैक्ट हमारा एक करंट अफेयर्स का कोर्स भी है जिसका नाम है यू कैन अनअकैडमी करंट अफेयर्स नेविगेटर। ये कोर्स के थ्रू भी आपको बहुत ही लाभ होगा, तो जरूर से जुड़िए, पीएन लाइव कोड को यूज करिएगा। चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो आपको जियो साइंटिस्ट के एग्जाम के अंदर पूछा गया है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला सवाल था, द एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। इनमें से पाकिस्तान के किस प्रोविंस के अंदर तक्षशिला नामक शहर आया हुआ है, आपको बताना है। अब देखिए कि यूपीएससी ऐसे भी सवाल पहले भी पूछ चुकी है, जहां इंडिया के प्लेसेस को कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से रीजन में आए वो पूछा गया था। जैसे 4 जगह पूछ दी थी, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी है ना, विदिशा एमपी में है कि नहीं है, वैसे ही इस बार यूपीएससी को लगा कि हम पाकिस्तान का सवाल पूछेंगे। पाकिस्तान के कौन से रीजन में तक्षशिला आया हुआ है वो आइडिया रखना चाहिए सर, ठीक है। अब देखिए कि हिस्ट्री के 2 डायमेंशन है, दूसरा है एक है टाइम डायमेंशन, दूसरा है स्पेस डायमेंशन। हिस्ट्री के 2 ही डायमेंशन है, यहाँ से मैपिंग आधारित सवाल आते ही है। मतलब आप अगर आजादी पहले का भारत देखेंगे, यू सी द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, जो अखंड भारत के रूप में हम लोग पहचानते हैं, उसमें तक्षशिला कहीं यहाँ पे आया हुआ है सर, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट सर, ओके। अब आपको बताना है कि पाकिस्तान के कौन से प्रांत में आया होगा। अब बलूचिस्तान सब लोगों को पता है कि इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट सर, ओके। मतलब आप अगर आप समझिए कि इवन प्री इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, तो बलूचिस्तान तो हमको इतना तो आइडिया है कि इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द, मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। वही कहानी आपको केपीके की देखने को मिलती है, खैबर पख्तूनख्वा की सर, ओके। ये केपीके यानी कि वी विल सी कि खैबर पख्तूनख्वा ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है सर, ठीक है। इसका ओरिजिनल नाम अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो एनडब्ल्यूएफपी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के रूप में पहचानते हैं। अब क्या आपको लग रहा है कि तक्षशिला यहाँ पे आया होगा? बलूचिस्तान में तो है नहीं सर, ठीक है। केपीके से भी थोड़ा दूर है सर, ओके, क्योंकि तक्षशिला की ओवरऑल आइडिया तो सबको होगी ना कि इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट महाजनपदा एज वेल, गांधार किंगडम के पार्ट भी जो हुआ करता था, वहां पे यूनिवर्सिटी भी हुआ करती, उतना तो आइडिया नॉर्थ वेस्ट में है सर, ठीक है। तीसरा है सिंध। अब सिंध देखने की कोशिश करोगे तो इट इज लोकेटेड इन दिस पार्ट, है ना, अरेबियन सी के नजदीक में, कच्छ के नजदीक में, गुजरात के नजदीक में। तो तक्षशिला तो उससे बहुत ही दूर है। तो तक्षशिला के नजदीक में कोई प्रोविंस आ रहा है, वो है पंजाब सर, ठीक है ना, समझे। और पंजाब ही एकमात्र स्टेट है जो हम लोग कह सकते हैं कि अगर अनडिवाइडेड पंजाब होता तो इट वुड हैव इनकम्पास द रीजन ऑफ तक्षशिला। सही की गलत? बंटवारे के बाद भी हमें यह पता चलता है कि रावलपिंडी वाला जो रीजन है, वहां पे जो पाकिस्तान का जो पंजाब है, यानी कि वेस्ट पंजाब आया हुआ है, वहां से ही तक्षशिला है सर, ठीक है ना। तो विद इन द रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट, पंजाब पुरान प्रोविंस के अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि तक्षशिला आया हुआ है।
तो आइडिया रहना चाहिए कि तक्षशिला की लोकेशन क्या है। वैसे ही आपको महाजनपद की और भी लोकेशंस पूछी जा सकती है। जैसे एक जगह है बोगरा, है ना? बोगरा व्हिच इज़ लोकेटेड इन द बांग्लादेश, ओके ना, समझे? तो आपको पूछा जा सकता है। महास्थान इंस्क्रिप्शन आया हुआ था, बहुत ही फेमस बोगरा इंस्क्रिप्शन है। वैसे ही तक्षशिला के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि तक्षशिला में कौन-कौन लोग पढ़ के आए थे, तो आचार्य चाणक्य तक्षशिला से बिलॉन्ग करते हैं, प्रसन्नजीत तक्षशिला से बिलॉन्ग करते हैं। तक्षशिला एक ऐसी यूनिवर्सिटी के रूप में थी जहाँ जीवक नाम के एक डॉक्टर फिजिशियन हुआ करते थे, वो भी तक्षशिला के पास आउट थे। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए यहाँ से कि भई कौन तक्षशिला से बिलॉन्ग करता है, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, मेनी थिंग कैन बी आस्क्ड, ओके। तो ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है मैपिंग। हमें यहाँ से मैपिंग करके जाना है बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्लीज बी अवेयर, ये एग्जाम से खाली ट्रेलर समझ में आता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल में आई हुई कुछ-कुछ इंडियन हिस्ट्री के प्लेसेस को पढ़ के जाना। लुम्बिनी कहाँ पे आया हुआ है सर, ओके? या लुम्बिनी नेपाल से या इंडिया के सटे कौन-सी जगह के है? अनुराधापुरम करके एक शहर आपको देखने को मिलता है, इंडियन हिस्ट्री के साथ बहुत ही जुड़ा हुआ है। अनुराधापुरम के अंतर्गत अशोक के संतान और उनकी बेटी गए थे, जो बुद्धिज़्म या बौद्ध धर्म और अशोक के धर्म का प्रचार करने के लिए गए होते हैं। तो वैसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। बुक का नाम और ऑथर्स के नाम के साथ आपको जोड़ा गया है और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि इनमें से करेक्ट कोडिंग क्या होगा इसका सर, है ना? PQRS यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं और यहाँ 1 2 3 4 है सर, ओके। तो पहले कोड कर दीजिए, फिर उसके बाद आंसर की तरफ जाना तो बहुत ठीक रहेगा सर, ओके। अब देखिए, SN सेन का नाम, सुरेंद्रनाथ सेन का नाम सुना होगा, SB चौधरी का नाम सुना होगा आपने, RC मजूमदार, रोमेश चंद्र मजूमदार का नाम सुना होगा सर, ठीक है। रुद्रांशु मुखर्जी का नाम शायद तक नहीं सुना होगा और इनके द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई है वो आपको मैच करवानी है सर, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली 1857 के ऊपर जो प्रोमिनेंट बुक है 1857, वो एसएन सेन के द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि ये ऑफिशियल हिस्ट्री लिखने वाले, ऑफिशियल आर्काइव्स लिखने वाले पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में लिखते हैं सर, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में ऑफिशियल आर्काइव किसी ने लिखी है तो एसएन सेन ने लिखी है 1857 के ऊपर और ऑल ओवर इंडियन हिस्ट्री के ऊपर एसएन सेन सर, ओके। वो जो 1857 के ऊपर डिबेट चलती है ना कि क्या 1857 पीजेंट या सिपाही रिबेलियन था या सिपाही म्यूटिनी था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, वैसा वो ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। आरसी मजूमदार, अगर आपको पता होगा, तो वो सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक बुक लिखते हैं। तो P1 है और R का 2 आता है सर, ओके। P का 1 आता है और R का 2 जहां-जहां मैच हो रहा है, ये आपका मोस्ट प्रोबेबली राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि P का 1 एक तो ऑप्शन नंबर ए में है और दूसरा ऑप्शन नंबर डी में है। तो बी और सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन यहाँ थोड़ा बहुत काम में आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यूपीएससी, सीएससी में एलिमिनेशन काम में आएगा, पर बुक्स के नाम आपको पता होने चाहिए सर, ठीक है। तो P का 1 है, B का 2 है, R का 2 आएगा, तो राइट आंसर मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी के बेसिस के ऊपर से Q का 3 भी आ जाएगा सर, ठीक है। सिविल रिबेलियन एंड द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857-59 सर एसबी चौधरी लिखते हैं। और अवध इन रिवॉल्ट, अवध के अंदर बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया था, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, वो लिखा गया था रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा। अब आप देखिए कि ये 3 नाम तो बड़े प्रोमिनेंट है, इनको हम लोग प्लस क्लासेस के ऊपर भी डिस्कस करते हैं, हिस्टोग्राफी में भी डिस्कस करते हैं, इनकी किताबों के बारे में कहीं न कहीं चर्चा होती रहती है, आपने भी पढ़ा होगा। रुद्रांशु मुखर्जी का नाम कहाँ से पता चला सर, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको एस का 4 ऑप्शन पता है और बाकी में से कोई एक ऑप्शन पता है, तो भी आप आंसर कर पाएंगे सर, ओके। रुद्रांशु मुखर्जी का इंटरेस्टिंगली 1857 के ऊपर जो नाम है, वो आपको यहां से देखने को मिलेगा। ये बॉक्स एनसीईआरटी के क्लास 12 के अंदर से दिया हुआ है। कहां पे है? एनसीईआरटी के क्लास 12 में दिया हुआ है, इंटरेस्टिंगली। और यहाँ रुद्रांशु मुखर्जी ने अवध इन रिवॉल्ट नाम की एक बुक लिखी थी, जिसके थ्रू ये आंसर कर रहे हैं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो 1857-58 के अंदर इन्होंने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक है। अब देखिए बाकी सारे नाम भी है, गौतम भद्रा, है ना, 4 रेबल्स ऑफ 1857, नेक्स्ट टाइम पूछ देगा हु वाज गौतम भद्रा। ताप्ती रॉय, द राज ऑफ द रानी, है ना, समझे, एक बुक लिखी थी। एक और बुक है एरिक स्टोक्स, द पीजेंट एंड द राज। एरिक स्टोक्स को तो हम हिस्ट्री में पढ़ते भी है, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो रुद्रांशु मुखर्जी का नाम यहाँ से आया। इनफैक्ट अवध इन रिवॉल्ट एनसीईआरटी के अंदर पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप पढ़िए, एनसीईआरटी आर वेरी गुड सोर्सेज। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इंटरेस्टिंग वही कहानी आई, फिर से पूछा ट्रैवलर और कंट्री, कि कौन सा ट्रैवलर कहां से बिलोंग करते हैं सर, ठीक है। विच ट्रैवलर बिलोंग टू विच रीजन, और फिर मैच द फॉलोइंग। सैयद अली रीस मोरक्को, इबन बतूता तुर्की, पीटर मुंडी पुर्तगाल और दुआर्ते बारबोसा इंग्लैंड, ओके। PQRS 4 ऑप्शन दिए,
1 2 3 4 के साथ आपको मैच करना है। अब आप देखिए कि इब्न बतूता ने किताबुल रुहेला लिखी थी, मोरक्को से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में रहा था, आप सबको पता ही होगा सर, ठीक है? बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। इब्न बतूता बगल में जूता कहते तो करता है फुर, फुर, फुर। तो क्यू का 1 जहाँ पे आ रहा है पहले वो सेट कर दीजिए सर, ठीक है? क्यू का 1 कहाँ पे आ रहा है? क्यू का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। यानी कि बी और डी तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो ही जाएँगे सर, है ना? मोस्ट प्रोबेबली हो जाएँगे, लेट्स सी अगर कोई मिस्टेक ना हो तो। दूसरा पीटर मुंडी, मुंडी घुमा के ताजमहल के बारे में क्रिटिसिज्म किया था कि जब यहाँ भारत के अंदर बहुत बड़ा फ़माइन आया पड़ा है, अकाल पड़ा है, तब बादशाह शाहजहां अपने यहाँ पे ताजमहल बनवा रहे थे सर, ठीक है? तो पीटर मुंडी इंग्लैंड से है। आर का 4 और क्यू का 1 सर, ठीक है? आर का 4 और क्यू का 1 सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? तो यहाँ ये मैच हो गया है सर, ओके? और इसमें क्यू का 1 आर का 4 यहाँ पे भी है सर, है ना? ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी एज़ वेल, क्योंकि उसके साथ भी जा रहे हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? तो वी विल फाइंड कि दिस कैन बी एन ऑप्शन। ये तो एलिमिनेट हो गया है। ये दोनों के दोनों सही है, ए और सी में से कोई एक होगा सर, ओके? तीसरा है दुआर्ते बारबोसा, बारबोसा, कैप्टन बारबोसा, पुर्तगाल, कृष्णदेवराय के कोर्ट में आए थे, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो सर, ठीक है? तो एस का 3 ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है? एस का 3 ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, एस इज 3, दिस विल बी द राइट आंसर। पी का आंसर 2 होगा, यानी कि सैयद अली रीस तुर्की से आएँगे, ऑटोमन एम्पायर से। इनफैक्ट ये हुमायूँ के कार्यकाल में आए। नेक्स्ट टाइम आपको पूछा जा सकता है कि सैयद अली रीस यहाँ पे कब आया था? तो जब भारत में हुमायूँ रूल कर रहा था तब ये आया था। इब्न बतूता एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। अगर आप पीटर मुंडी की कहानी देखोगे तो पीटर मुंडी केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां सर, है ना? और उसने लिखा था कि कितनी बड़ी अकाल पड़ी है। बारबोसा कृष्णदेवराय के कोर्ट में आया था विजयनगर में सर, ठीक है? तो इस तरह के सवाल आपको आएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2143। होपफुली ऐसे सवाल आपको ट्रैवलर्स के ऊपर से आए हैं। आपको नेक्स्ट टाइम सीक्वेंस पूछा जा सकता है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, आइडिया रखेगा। अब आप पूछोगे कि सर ये सब नाम कहाँ से याद रखने के, तो वंस अगेन एनसीईआरटी, मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ कि एनसीईआरटी में ये बॉक्सेस दिए हुए दिख रहा है। मार्को पोलो केम फ्रॉम इटली, इब्न बतूता फ्रॉम मोरक्को, निकितीन फ्रॉम रशिया, बारबोजा फ्रॉम पुर्तगाल, यहाँ पे लिखा हुआ है सर, ठीक है? इधर भी देखोगे बारबोजा, सैयद अली रीस फ्रॉम तुर्की, मॉन्सरेट फ्रॉम स्पेन, पुर्तगाल से, मतलब पुर्तगाल के एम्बेसडर के रूप में अकबर के कोर्ट में गया था। मोहम्मद वली बल्खी फ्रॉम बल्ख, बल्ख इज इन सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान। पीटर मुंडी फ्रॉम इंग्लैंड, बापिस्टे टवेनियर एंड फ्रांसिस्को बर्नियर, दोनों फॉर फ्रांस। कब आए थे? 17 सेंचुरी में, 16 सेंचुरी में, 15 सेंचुरी में। ये बॉक्स देख लीजिएगा, आपकी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के अंदर ये बॉक्स दिया हुआ है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के अंदर ये दिया हुआ है। प्लीज रिमेंबर द ट्रैवलर्स हु केम व्हेन, हु केम ड्यूरिंग हुज कोर्ट, किसके कोर्ट में आए हैं वो भी आ सकता है, कौन से कंट्री से वो भी आ सकता है। नेक्स्ट टाइम इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है वो भी आ सकता है। बाय द वे, ये फॉरेन ट्रैवलर्स इन मिडिवल इंडिया के ऊपर मैंने एक सीरीज ली हुई है। आई हैव टेकन अ सीरीज ऑन यूट्यूब, प्लीज वॉच दैट एज वेल, है ना? बहुत ही फायदा होगा आपको। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरेस्टिंगली पूछा गया है कि टू मिडिवल कैनाल्स originating from Satluj and Yamuna and joining at Karnal were made at the orders of whom sir, okay? कि कैनॉल इरिगेशन का किसने डेवलपमेंट किया? लोधी, तुगलक, तुगलक और खिलजी सर, ओके? अब ये सीधा सीधा फैक्चुअल है, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी वाज द पर्सन जिसने लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट करवाया था। असेसमेंट करवाने का मतलब ये है कि ही वाज द पर्सन जिसने लैंड के अंतर्गत फिर से सर्वे कराया, सर्वे कराने के असेसमेंट करने के बाद जमीन को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू की थी सर, ओके? इसी बेसिस के रूप में आपको तुगलक भी देखने को मिलेगा, पर तुगलक के समय पे इरिगेशन नहीं, तुगलक ने एग्रीकल्चर लोन देनी शुरू की थी, उसको कहते हैं टक्कावी। इसका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा सर, है ना? जो 1351 से लेके 1388 तक रूल करता है और इसने यमुना सतलज के ऊपर कैनॉल्स बनाई थी। इनफैक्ट इसने इरिगेशन वाटर टैक्स लागू किया था सर, ठीक है ना? समझे? वाटर टैक्स, उसको शर्ब कहते हैं, शर्ब। आपको पूछा जा सकता है कि वाटर टैक्स या इरिगेशन के ऊपर टैक्स किसने लागू किया था? क्योंकि इसने कहा कि देखो मैं तुम्हें पानी दूंगा तो मैं टैक्सेस भी कलेक्ट करूंगा, क्योंकि तुम्हारी रेवेन्यू बढ़ेगी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी सर, ओके? तो उसने कैनॉल इरिगेशन बनाई थी कल्टीवेशन करने के लिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को पुश किया गया था सर, ओके? गेटिंग माय पॉइंट, ओके? इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही की स्थापना की थी। कोही इज द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ओके? और इसने टक्कावी दिया था। टक्कावी वर दी वंस दे वर कॉल्ड एज लोन्स इन एग्रीकल्चर, है ना? तो फैक्चुअल है, थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। राइट आंसर सी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा इजी क्वेश्चन था।
टफ नहीं था सर। खैर, तीसरा सवाल सर, ठीक है, बड़ी 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 जटिल सवाल पूछ दिया गया सर। ओके, विजयनगर के बारे में पूछा गया, विजयनगर के बारे में, और पूछा गया कि कॉलिन मैकेंजी वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट विजयनगर, है ना। इस बार भी आया था जेम्स बुर्जेस का, वॉल्टर इलियट का, लॉन्गहर्स्ट का, रॉबर्ट सेविल का। अगर आपको याद होगा तो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में भी आया था। यहाँ पे भी आपको पूछ दिया गया जियो साइंटिस्ट के एग्जाम के अंतर्गत। कॉलिन मैकेंजी वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट विजयनगर, एक सवाल ये आया। जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट टू टेक डिटेल फोटोग्राफ्स ऑफ द साइट, जॉन मार्शल ने इसके पहले डिटेल फोटोग्राफ लिए। तीसरी है जेम्स बुर्जेस वाज द वन हु अंडरटुक द कंजर्वेशन ऑफ हम्पी सर, ठीक है। अब आप देखिए कि इस तरह के सवाल आते हैं, बड़े जटिल आते हैं। एक चीज अच्छी है कि यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज हो सकती है, तो ठीक है। मैकेंजी, अगर आपको पता होगा तो 1800 में 1799 1800 के ट्रांजिशन के अंदर, उस पीरियड में मद्रास स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर था, और वो उस दौर में हम्पी गया था। इनफैक्ट इसने और रॉबर्ट सिविल ने इसके ऊपर सबसे ज्यादा डिटेल्ड काम किया है। मैकेंजी वाज द वन जिसको कहते हैं डिस्कवरर ऑफ विजयनगर, क्योंकि वो वहां पे गया होता है और उसने काम किया है। ये भी एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, लेटर पीरियड में उसको सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया का बॉस बनाया गया, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जो नक्शा बनाता है। एक्चुअली ही वाज एन इंजीनियर वर्किंग फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी जस्ट आफ्टर द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया हैड स्टार्टेड सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अब मार्शल वाज द फर्स्ट टू टेक डिटेल फोटोग्राफ्स ऑफ द साइट। अब देखिए, ये साइट की डिस्कवरी 1799 1800 में है। मार्शल आप खास करके देखोगे तो 1910-15 के बीच में या 1920 के दशक में बहुत एक्टिव था, और उसका काम था इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके। इनफैक्ट मार्शल चाहता था कि इंडियंस की जो एक्सकेवेशन के अंदर रोल प्ले है वो बढ़े सर। ओके, तो तब तक तो विजयनगर बहुत पीक के ऊपर आ चुका है सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो क्यों डिटेल फोटोग्राफ लेगा? इनफैक्ट डिटेल फोटोग्राफ लेने के पीछे मिस्टर अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ हुआ करते थे सर। ओके, तो सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाला गलत है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होगी तो इसमें एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं हम लोग, और इसी बेसिस के ऊपर तीसरा भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा कि इसने कंजर्वेशन ऑफ हम्पी के अंतर्गत जेम्स बर्जेस ने काम किया। इनफैक्ट ये कॉलिन मैकेंजी वाला जो सवाल है वो भी यहां से ही आएगा सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, कि कॉलिन मैकेंजी विजिट्स विजयनगर, दिस इज करेक्ट। ये 1800 के साल में पहली बार एक ब्रिटिश अधिकारी के रूप में विजिट करता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बाय द वे सर। ओके, ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 है। अगर आपको याद होगा, स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी, उसमें ये बॉक्स दिया हुआ है चैप्टर के एंड में, वहां से सवाल निकाला है। अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ नाम आया है, द फर्स्ट टू टेक डिटेल्ड फोटोग्राफ्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट हम्पी। क्या पूछा? डिटेल फोटोग्राफ सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो ये गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया। तीसरा जे ए फ्लिट, इसके सिवाय जॉन मार्शल ने 1902 में काम शुरू किया था, बट अगर आप यहाँ पे देखिए तो 1 एंड 3 का ऑप्शन ही कहीं पे नहीं आ रहा है। डिटेल फोटोग्राफ ग्रीनलॉ ने किए थे, बुर्जेस का तो नाम आपको नहीं मिलता है कहीं पे सर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए होगा, वन ओनली। लेसन लर्नड, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आपको पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड बाय क्वीन लोक महादेवी इन पट्टदकल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इनमें से कौन सी साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो क्वीन महादेवी ने पत्तदकल में निकाली थी सर, गेटिंग ओपन? कैलाश टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल एंड श्रीरंगम टेम्पल सर। ओके, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो विरूपाक्ष टेम्पल एट पत्तडकल इज अ रेप्लिका ऑफ द कैलाश टेम्पल सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, क्योंकि कैलाश टेम्पल आया है कांची के अंदर, और ये टेम्पल की हिस्ट्री क्या है कि ये टेम्पल को वी विल सी कि फिर से बनाया जाता है पत्तडकल में। आफ्टर द पल्लवास वर डिफीटेड, द चालुक्यास had decided to replicate the temple so that they can continue the legacy and create a impact sir। okay, तो विक्रमादित्य करके एक राजा था, उसने कांची के ऊपर अटैक किया। कांची में कैलाश टेम्पल आया हुआ था, वो टेम्पल को उसने देखा, और उसके बाद उसकी क्वीन आई महादेवी, उसने कहा कि अपने को भी ऐसा बनाना है। हमने प्लस क्लासेस के ऊपर इसके ऊपर चर्चा भी की थी। तो पत्तडकल नाम की जो जगह है वो कर्नाटका में है, और ये कर्नाटका में चालुक्यस रूल किया करते थे, पुलकेशिन वाले सर, ठीक है ना, पुलकेशिन के ही वंशज थे। और इन्होंने ये विरूपाक्ष टेम्पल बनाया था सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, जो इस दौर के अंदर, आज के टाइम के अंदर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओरिजिनल टेम्पल कैलाश टेम्पल था, उसमें से विरूपाक्ष टेम्पल बना कांची में। एक और विरूपाक्ष टेम्पल बनता है हम्पी में, वो दूसरा वाला है, याद रखिएगा सर, ठीक है। इसके सिवाय कांची के अंदर और भी टेम्पल है। बृहदेश्वर टेम्पल चोलास के द्वारा बनता है, याद रखना सर, है ना, राजा राजा करके चोला थे, वो बनाएंगे। श्रीरंगम टेम्पल भी बहुत बाद में बना सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो महादेवी के द्वारा जो मंदिर बना था वो विरूपाक्ष टेम्पल था। विरूपाक्ष टेम्पल एक और भी है हम्पी में,
जो आपकी 50 रुपीज की नोट में है, पर वो दूसरा वाला है। खैर, तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन 3 वर्क्स ऑन द साइंस ऑफ म्यूजिक कॉल्ड एज संगीत राज, संगीत मीमांसा एंड सुबोध प्रबंध सर, ठीक है ना, समझे। अब आप देखिए कि तानसेन ने बहुत सारे रागों को इन्वेंट किया था और डिस्कवर किया था। तानसेन अकबर के कोर्ट में थे, पर ये बुक नहीं लिखते। इब्राहिम अली शाह, इब्राहिम आदिल शाह, इन्होंने किताबुल नवरस, नवरस के ऊपर किताब लिखी थी, अगर आपको याद होगी तो सर, ठीक है ना, समझे। आमिर खुसरो, वी विल सी की आशिका, देवल रानी, खिजर खानी और भी टेक्स्ट को कंट्रीब्यूट करेंगे, पर उनका भी सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन संगीत या सुधा प्रबंध या संगीत मीमांसा, संगीत राज के रूप में नहीं था। एक ही व्यक्ति थे जिनको संगीत शिरोमणि का टाइटल मिला है सर, ठीक है ना, समझे। संगीत शिरोमणि कौन थे? आपके राणा कुंभा सर, है ना, राणा कुंभा, जो मेवाड़ के राजा थे। इन्होंने मालवा के अंदर आए महमूद खिलजी के सामने संघर्ष भी किया, लड़ाई भी की, और बहुत प्रोमिनेंटली कंट्रीब्यूशन था सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इनको संगीत शिरोमणि का टाइटल मिला हुआ था, इसी के कारण मिला था क्योंकि ये संगीत में बहुत एक्सपर्ट थे। इन्होंने वेद को ऊपर भी काम किया, उपनिषद के ऊपर भी काम किया, आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कुंभलगढ़ और राजस्थान के अंदर और भी फोर्ट्स बनाए, कंस्ट्रक्शन क्रिएट किया। तो राइट आंसर इसका डी है, याद रखेगा, इसका आंसर डी है। ये आपको कल्चर की इंपॉर्टेंस के ऊपर से सवाल आ सकते हैं। टफ क्वेश्चन था, इट वाज नॉट इजी क्वेश्चन। प्रोवाइडेड आपको राणा कुंभा के बारे में कुछ पता हो तो पढ़ के जाना मिडिवल में, कल्चर को छोड़ना मत सर, ठीक है। वैसे ही आर्ट एंड कल्चर के ऊपर से एक और सवाल आपको पूछा गया है। 3 ऑप्शंस दिए गए। नलरिया दिव्य प्रबंधनम इज एन एंथोलॉजी ऑफ अलवर सेंट्स, है ना, नाल दिव्य प्रबंधनम, है ना, इज अ एंथोलॉजी ऑफ अलवर सेंट्स कॉम्पोजिशन। दूसरा पूछा थेवरम के ऊपर। थेवरम इज द कलेक्शन ऑफ तमिल शैव हाइम्स, है ना। थेवरम जो है वो तमिल लिटरेचर में शिव जी को डेडिकेटेड मंत्र है या श्लोक है या राइटिंग है, और उसमें से संगीत बना हाइम्स के रूप में। नाल दिव्य प्रबंधन इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द तमिल वेदा, ये क्या है? तो अगर आपको अलवर और नैनारों का मूवमेंट पता है विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन हिस्ट्री, तो अलवर के अंतर्गत आपको मणिकलवर और अंडाल का नाम अगर आपने सुना होगा सर, ठीक है, नमलवर का नाम सुना होगा, उनके द्वारा है। और अलवरों में एक गुरु हो गए जिनका नाम था नाथ मुनि, नाथ मुनि, नाथ मुनि, वी विल सी के लेटर पीरियड में, और उनके द्वारा विष्णु जी के डेडिकेटेड सर, है ना, ये पूरी की पूरी कंपोजिशन की गई थी जिसका नाम ही है नल दिव्या प्रबंधनम। और ये तमिल भाषा में थी क्योंकि ये भक्ति मूवमेंट के अंतर्गत, तमिल भक्ति मूवमेंट के प्रचारक थे सर, ओके। और इनकी खासियत यह है कि ये तमिल वेद के रूप में भी कहते हैं क्योंकि तमिल लैंग्वेज के अंदर ही इन्होंने ये बुक का कंपाइलेशन किया था। तो तीसरा करेक्ट है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। ये अलवर सेंट्स की कंपोजिशन है, ये भी सही है एंथोलॉजी के रूप में सर, ओके। तो 1 एंड 3 आर करेक्ट, 1 एंड 3 आर करेक्ट, दूसरा भी करेक्ट ही है। इनफैक्ट दूसरे का नाम है थेवरम। ये थेवरम अप्पार, सबंदर, सुंदरर, ये जितने भी भक्ति सेंट्स थे उनके द्वारा प्रीच किया गया था सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो राइट आंसर इसका सी आएगा, राइट आंसर सी आएगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग कहानी है। नॉर्मली डी में 1 2 एंड 3 होता है, यहाँ सी में 1 2 एंड 3 है और डी में 1 ओनली है। मतलब वो जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है ना कि ऑप्शन नंबर डी में 1 2 3 होगा, नन ऑफ द अबव होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, वो पैटर्न भी यूपीएससी ने इस बार तोड़ा है। प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट, यूपीएससी हैज आल्सो ब्रोकन द पैटर्न एज वेल। तो आपको आइडिया रहना चाहिए 1 2 3 सी में भी आ सकता है, ए में भी आ सकता है, बी में भी। तो कॉन्शियस होकर टिक करना, वरना नेगेटिव क्लिक हो जाएगा सर, ओके। तो ये कहानी है। इसमें ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड 8 की शायद तक किताबें है, स्टैंडर्ड 8 या स्टैंडर्ड 12 न्यू एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है ये बॉक्स। और ये पूछा गया द इंपॉर्टेंस ऑफ द अलवर्स एंड नैना समटाइम्स इंडिकेटेड बाय द क्लेम्स ऑफ कंपोजिशन, फॉर इंस्टेंस द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ कंपोजिशन बाय द अलवर्स, नल यिरा दिव्य प्रबंधनम was frequently described as a Tamil Veda, claiming the text was significant as fair Vedas in Sanskrit that were cherished by the Brahmanas। मतलब ये आप देखिए कि वो वेद के इक्विवेलेंट कंसीडर किया गया है। द किंग्स, फिर ये नैनारों का पैराग्राफ है सर, ठीक है। द किंग्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिंगिंग ऑफ द तमिल शैव हाइम्स इन द टेम्पल्स अंडर द रॉयल पैट्रोनेज, ये चोला किंग्स के बारे में आपको लिखा गया है सर, ठीक है। एंड टेकिंग द इनिशिएटिव टू कलेक्ट द ऑर्गेनाइज देम इनटू अ टेक्स्ट कॉल्ड एज थेवरम, ये थेवरम जो है ये चोला डायनेस्टी के द्वारा, वी विल सी की कंपोजिशन होता है उनके कोर्ट के अंदर बैठ के, जहां ज्यादातर अगर आप देखोगे तो एक चोला राजा है जिनका नाम है परंटक वन, दिख रहा है आपको सर, ठीक है ना। तो दे कैन आस्क यू कि भाई हु वाज द किंग जिसने तमिल भक्ति मूवमेंट को प्रीच किया और थेवरम को कंपोजिशन कंट्रीब्यूट करवाया सर, ठीक है। परंटक वाज अ चोला किंग बाय द वे सर, है ना। He consecrated metal images of Appar, Sabandar and Sundarar in a Shiva temple। अपार, सबंदर एंड सुंदरर कौन थे?
ये तीनों के तीनों भक्ति संत थे जो नैनार संप्रदाय से बिलोंग करते थे। जैसे यहाँ पे अंडाल आपको देखने को मिलती है ना सर, ठीक है। आपको नमा अलवर देखने को मिलेंगे सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। पेली अरवर देखने को मिलेंगे, वैसे यहाँ पे आपको इनका नाम मिलता रहेगा, प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट। इनके लिए टेम्पल बना था, तमिल भक्ति मूवमेंट में टेम्पल को कहते हैं कोविड। कोविड दे कैन आस्क यू कि भाई कोविड कहाँ है, क्या कहीं नहीं बना है, तो आइडिया रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। कीर्तन घोष किसके द्वारा लिखा गया है? कीर्तन घोष किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही फैक्चुअल सवाल सर, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर ये तो याद ही नहीं रहेगा हमको, बट वंस अगेन स्टडी एनसीईआरटी, मैंने आपको पहले भी कहा था सर, ठीक है। शंकर देव यूज्ड टू बी अ भक्ति सेंट बेस्ड इन आसाम। आसाम के अंदर भक्ति सेंट थे। सतरिया, अगर आपको पता होगा, क्लासिकल डांस का कंट्रीब्यूशन उनके द्वारा बहुत देखने को मिलता है। इनफैक्ट माधव देव उन्हीं के ही शिष्य थे, डिसाइपल हुआ करते थे। रामा सरस्वती ने महाभारत का कंट्रीब्यूशन किया था विथ रिस्पेक्ट टू आसामीज लैंग्वेज, ओके ना, समझे। तो इस तरह की फैक्चुअल टॉपिक आपको मिलेंगे। कीर्तन, अगर आपको पता होगा, कीर्तन इज अ काइंड ऑफ अ भक्ति, जहां भगवान का नाम वी सी की गाते गाते और थोड़ा बहुत ट्रांस में आके नाचते नाचते भी लेते हो सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो शंकर देव का एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर, न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहां बोला गया है कि इन द लेट 15th सेंचुरी शंकर देव इमर्ज एज द प्रोपोनेंट ऑफ वैष्णविज्म इन आसाम। हिज टीचिंग्स ऑफन नोन एज भगवती धर्म। देखिए, अब ये पूछा जाएगा कि किसके द्वारा भगवती धर्म प्रीच किया गया, तो शंकर देव के द्वारा। बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन द भागवत गीता एंड गरुड़ पुराण, फोकस्ड ऑन एब्सोल्यूट सरेंडर ऑफ द ड्यूटी, दैट इज विष्णु, है ना, विष्णु जी को वर्शिप किया करते थे। ही एम्फेसाइज द नाम कीर्तन, रिसाइटेशन ऑफ द लॉर्ड सर, ओके। सत्संग, है ना, लोग इकट्ठे हुए और फिर गुरु का नाम दे, ईश्वर का नाम दे। ही एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 17 मोनेस्ट्री, 17 से सतरिया बना, एंड द क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज एज वेल, एंड नामघर और प्रेयर हॉल्स, नामघर मतलब वहां भगवान का नाम दिया जाता था। मेनी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस प्रैक्टिस कंटिन्यू टू फ्लरिश इन द रीजन। हिज मेजर कंपोजिशंस इंक्लूड कीर्तन घोष। मतलब ये है कि ये कीर्तन घोष किसने लिखा था? श्रीमंत शंकर देव के द्वारा लिखा गया था। दूसरा सवाल सत्तरिया से आ सकता है, और भी टॉपिक आपको पूछे जा सकते हैं सर, ठीक है। तो राइट आंसर ये है। शंकर देव कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहे थे, ये भी एक आपके लिए सवाल हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस फ्रॉम द बुक जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई हिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा करेक्ट है सर, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा जेम्स मिल ने, वी विल सी कि ये बुक लिखी थी, और इसके कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि करेक्ट क्या है सर, ओके। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अगर आपको पता होगा कि जेम्स मिल ने लिखी थी इन द मिड 19th सेंचुरी, और उसमें इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एंशिएंट पीरियड को हिंदू हिस्ट्री कहा गया, मिडिवल को मुस्लिम हिस्ट्री कहा गया, और मॉडर्न को ब्रिटिश हिस्ट्री या ब्रिटिश पीरियड के साथ जोड़ा गया सर, ओके। अब इनमें से सही क्या है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो बड़ा ओपन एंडेड इंटरप्रिटेशन है, पर खाली सिंपल बात मैं बता देता हूँ। जेम्स मिल और आपका ये जो है क्या कहते हैं, जेरेमी बेंथम, और ये सब वो लोग थे जो उपयोगितावाद को सपोर्ट करते थे, यूटिलिटेरियनिज्म में। लिबरल की पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेशन ऑफ पावर को भी सपोर्ट कर रहे थे थोड़ी बहुत, और ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करते हैं सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। तो जस्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ से अगर आप लॉजिक से देखोगे, तो ये कह रहे हैं कि द टैक्स पेएबल बाय द जमींदार शुड नॉट बी मोर देन 30% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। अब ये कितनी हद तक सही है, क्योंकि ब्रिटिश काल के अंदर रैयतवाड़ी सिस्टम थी, आपको पता होगी, 50% से ज्यादा इनफैक्ट जमींदार सिस्टम के ये विरोध में थे। तो मोस्ट प्रोबब्ली ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से सर, ओके। अभी इसकी आंसर की नहीं आई है, बट ये तो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो रहा है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। सेकंड है कि सफिशिएंट एडवांसेस शुड बी गिवन टू द पीजेंट्स सो दैट दे कैन बी एनकरेज्ड टू कल्टीवेट कैश क्रॉप्स। ये भी थोड़ा बहुत अलग है सर, ठीक है ना, समझे, क्योंकि ये रैयतवाड़ी या काइंड ऑफ, अगर आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के साथ में थे, ये भी नहीं जुड़ रहा है। नॉर्मली प्रॉब्लम यहाँ पे यही था कि हु शुड बी द ओनर ऑफ द लैंड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू दिस। और ओनर ऑफ द लैंड किसान है या जमींदार है या स्टेट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन है। तो इसका राइट आंसर इधर बी या सी में से एक होना चाहिए। अभी तक इसकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। कुछ कुछ क्वेश्चंस का जवाब यूपीएससी अपनी ऑफिशियल आंसर की में खुद निकालेगी, तभी समझ में आएगा। तब तक हम लोगों को अभी चुपचाप बैठ के रहना है कि क्या होगा। पर बी कैन बी द करेक्ट ऑप्शन, कि द राइट ऑफ द कल्टीवेटर शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, ओके। क्यों? क्योंकि उस पीरियड के अंतर्गत जमींदार किसानों का शोषण कर रहे थे, ओनर कौन है उसको लेके वी विल सी की डिबेट हो रही थी सर, ओके। सी भी हो सकता है, क्योंकि द स्टेट शुड रिमेन एज द लैंडलॉर्ड एंड दैट ईच पीजेंट शुड बी होल्डिंग द लैंड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट एज इट टेनेंट। ये भी हो सकता है, क्योंकि रैयतवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत ये उसको सपोर्ट करने वाले थे, क्योंकि ये उपयोगितावाद के दर्शन के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर मोस्ट प्रोबब्ली बी होगा,
या सी होगा? लेट अस वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की, विल ट्राई टू अपडेट। पर ऐसे ओपन टू इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं। आप देखिए जेम्स मिल ने क्या लिखा था, टैक्सेस को लेके, रेवेन्यू लेके, इतना डेप्थ के अंदर कौन पूछता है सर, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आएंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि कौटिल्य के ऊपर पिछले बार सवाल आया था अपने यूपीएससी सीएससी के अंदर कि कौटिल्य ने स्लेवरी के बारे में क्या बताया है सर। ओके, व्हाट हैज कौटिल्य एक्सप्लेन्ड अबाउट द स्लेवरी सिस्टम। तो माइट बी ए पॉसिबिलिटी, यहाँ पे ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। तो बड़ा ओपन एंडेड है और बहुत डेप्थ के अंदर पूछा जा रहा है। ये हिंट है कि एनसीईआरटी के बाहर भी सवाल आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर एक ऐसा सवाल पूछा जो किसी को नहीं आएगा सर। ओके, तो ये भी कहानी आपको इसके अंदर से मिलती रहती है। खैर, मॉडर्न हिस्ट्री के एक दो सिंपल सवाल भी पूछ दिए, जैसे 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के अंदर एक बॉम्ब डाला था किंग्सफोर्ड के ऊपर। किंग्सफोर्ड कौन था? हु वाज किंग्सफोर्ड सर, ठीक है ना, समझे। तो सिंपल सवाल है, क्योंकि ही वाज अ जज और ही वाज वेरी मच एंटी इंडियन, अगर आपको पता होगा तो सर, ठीक है। और वी विल फाइंड कि ये किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश की गई थी। इंटरेस्टिंगली प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड को नहीं मार पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एक हॉर्स कार्ट के ऊपर या बगी के ऊपर जो अटैक किया था, उसमें कैनेडी सिस्टर्स की मृत्यु होती है। किसकी? कैनेडी लेडीज या कैनेडी सिस्टर्स कहते हैं, क्योंकि सेम टू सेम बगी, ये जो हॉर्स कैरेज हुआ करती थी जिसमें ये अज्यूम कर रहे थे कि किंग्सफोर्ड बैठा होगा, हम बॉम्ब मारेंगे और फटेगा और किंग्सफोर्ड मर जाएगा, उनकी जगह ये दोनों बहनों की मृत्यु हो गई थी सर, ठीक है। तो राइट आंसर तो किंग्सफोर्ड का है, क्योंकि वॉज नोटोरियस। इनफैक्ट उसके बाद दो लोगों का नाम चढ़ा, क्योंकि एक संस्था है युगांतर सर, ठीक है। ये युगांतर के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाया गया कि आपने ये बॉम्ब दिया है, और एक कॉन्स्पिरेसी केस बनता है। ये कॉन्स्पिरेसी केस के अंतर्गत मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी भी इसको कहते हैं, और उसी के साथ एक और कॉन्स्पिरेसी का केस आया जिसका नाम था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी इसके लिए क्योंकि अलीपुर नाम की जगह के अंदर औरोबिंदो, बरिंद्र कुमार घोष और भी क्रांतिकारियों के ऊपर आरोप लगा कि आपने ये 16-17 साल के नौजवानों को बॉम्ब बना के दिया है सो दैट दे कैन अटैक ओवर द ब्रिटिश। ओके, तो राइट आंसर इसका जज है, सिंपल है। पूछा जा सकता है 1908 में किसके कार्यकाल में हुआ था, तो मिंटो यूज्ड टू बी द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। 1906-7 के बाद कर्जन की भारत से विदाई हुई, और कर्जन जब भारत से गया तो उसके बाद मिंटो टू करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कम वाइसरॉय हुआ करता था, जिसके कार्यकाल में घटना बनती है। बी प्रिपेयर्ड सर, ठीक है। तो सिंपल है कि कौन था किंग्सफोर्ड? किंग्सफोर्ड वाज अ जज सर, है ना, वो प्रोफेशन के रूप में था। किंग्सफोर्ड तो बच गया, पर ये कैनेडी लेडीज, कैनेडी सिस्टर्स हुआ करती थी, उनकी मृत्यु हो गई। इंटरेस्टिंगली प्रफुल्ल चाकी ने खुदकुशी कर दी। ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज ही रियलाइज कि उन्होंने किसी और की हत्या कर दी जिनकी नहीं करनी चाहिए थी। खुदीराम बोस को फिर पकड़ के पुलिस ने खत्म कर दिया था सर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था चिपकू मूवमेंट के द्वारा, और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपकू मूवमेंट कब शुरू किया गया सर, ठीक है। अब आप देखिए कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का मूवमेंट है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नाम की एक बुक है, इंडियन सोसाइटी की बुक है एनसीईआरटी के अंतर्गत। उसमें बहुत सारे पब्लिक एजिटेशन और मूवमेंट के बारे में चैप्टर्स दिए गए, उसमें से ये था। चिपकू मूवमेंट 1970s में होता है, बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव 71 ही था, ऑप्शन नंबर बी। तो जो वहां पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो रहे थे हिमाचल प्रदेश के अंदर, टेहरी और बाकी सारे रीजन्स में सर, ठीक है, सॉरी उत्तराखंड वाले रीजन के अंतर्गत सर। एंड वी विल फाइंड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो टेहरी डैम बन के आ रहा था, ये टेहरी डैम और बाकी सारे प्रदेशों में जो पहाड़ों के रीजन थे वहां पे काफी हंगामा हुआ सर, ठीक है। और फिर फाइनली द गवर्नमेंट हैड टू ड्रॉप दी मेनी ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एज वेल, तो सस्टेनेबिलिटी के लिए था। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉपुलर मूवमेंट नाम का एक टॉपिक है, उसके अंदर से आएगा, राइट आंसर बी आएगा। खैर, इस तरह के सवाल यूपीएससी के द्वारा अभी आए हैं। कहने की बात यह है कि हमें डरना नहीं है, पर हमें एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना है। कुछ कुछ बहुत ही इजी सवाल आए, कुछ कुछ बहुत ट्विस्टेड और टफ सवाल थे। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एनसीईआरटी के बॉक्सेस को अच्छे से करिए, अच्छी खासी तैयारी करिए और रिवाइज जरूर से करिएगा सर, ठीक है। क्योंकि आज का ये सेशन का टॉपिक ही ये था कि क्या ये ट्रेलर है, तो जरूर से ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और भी कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस के साथ आपके साथ जुड़ता रहूंगा। बाकी आप हमारे साथ अनअकैडमी में जुड़ना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अभी 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स एक्सटेंशन दिया जा रहा है। मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा हिस्ट्री को लेके। इनफैक्ट पोस्ट इवेंट्स के एक आध टॉपिक को छोड़ दीजिए, ज्यादा टॉपिक्स हमारे क्लासेस के अंदर कवर किए गए थे, उस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाया गया है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद,
लेट्स क्रैक इट।